नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। साम्राज्यवाद की लड़ाई में कई बार इस धरती पर खून की होली खेली जा चुकी है, जिसमें लाखों लोग अपनी जान दे चुके हैं। 1914 में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच समुद्र, धरती और आकाश में एक ऐसा ही महायुद्ध हुआ जिसमें करीब 1 करोड़ लोगों की जान चली गई और लाखों लोग घायल हो गए। इस युद्ध को हम सभी प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध ने दुनिया का नक्शा और इतिहास बदल कर रख दिया। 4 साल से ज्यादा वक्त तक चले इस युद्ध का अंत नवंबर 1918 को हुआ। इसके बाद युद्ध में जीती ताकतों ने अपने फायदे और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए हारे हुए देशों, खासकर जर्मनी के खिलाफ एक संधि की, जिसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत जर्मनी पर आर्थिक, सामाजिक, सैनिक और सामरिक तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। एक तरह से उसे पंगु बनाने की कोशिश की गई। आज वर्साई संधि के 100 साल पूरे हो रहे हैं। आज विशेष में हम बात करेंगे वर्साई की संधि की, जानेंगे संधि की से जुड़ी हुई शर्तों के बारे में। इसके साथ ही बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े तमाम घटनाक्रमों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। 4 साल 3 महीने और 11 दिनों तक चले प्रथम विश्व युद्ध में करीब 30 देशों के 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया और दुनिया के अधिकांश स्त्री पुरुष किसी न किसी रूप में इसमें शामिल थे या प्रभावित थे। इस युद्ध की समाप्ति और वर्साई की संधि पर समझौता होने तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई राजनीतिक घटनाएं घटी। आइए जानते हैं इन घटनाओं के बारे में। जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया के आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या से ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच शुरू हुआ युद्ध धीरे धीरे विश्व युद्ध में बदल गया। ये युद्ध 4 साल 3 महीना और 11 दिन तक चला और आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध विराम संधि के बाद विजेता देशों ने पराजित देशों के साथ स्थायी समझौता करने के लिए साल 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन की मुख्य शर्तों में राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर राज्यों की सीमा निर्धारण करने, विजयी देशों को क्षतिपूर्ति दिलाने और स्थायी शांति स्थापित करने के उपायों पर विचार करना शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म होता है तो दुनिया का एक तरह से रिकॉन्फिगरेशन पॉलिटिकली हो जाता है और 6 जो बड़े देश हैं, ये 3 बड़ी बड़ी विचारधाराओं में बट के आते हैं। इसको कहा जाता है ट्रिपल आइडियोलॉजिकल डिवीजन। एक तो लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, इंग्लैंड, फ्रांस। दूसरा है सोशलिस्ट वर्ल्ड, जिसका की नेतृत्व जो है वो सोवियत रूस के पास है, रूस की क्रांति हो गई। और तीसरा आता है फैशिस्ट वर्ल्ड, जिसमें कि जर्मनी, जिसमें कि इटली है और जापान भी उनका समर्थन करता है। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 देशों को बुलाया गया था। इसमें रूस और पराजित राष्ट्र यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया को आमंत्रित नहीं किया गया था। अलग अलग देशों के 70 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति के वुड्रो विल्सन के अलावा 11 देशों के प्रधानमंत्री, 12 विदेश मंत्री और कई राज्यों के राजनीतिज्ञ इसमें शामिल हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में आम लोग, सैनिक, राजनेता और मजदूर नेता भी पेरिस पहुंचे थे। 18 जनवरी 1919 को सम्मेलन का पहला पूर्ण अधिवेशन का उद्घाटन किया गया। दरअसल पेरिस शांति सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी राय रखी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का 14 सूत्री सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण था। विल्सन ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की बात कही और उसके बाद ही राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया। पेरिस के शांति सम्मेलन में 5 पराजित देश थे और उनके साथ 5 अलग अलग संधियां की गई। ये सभी संधियां पेरिस की शांति संधियां कहलाई। इनमें जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मनी की संधि, बुल्गारिया के साथ न्यूइनी की संधि, हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि और तुर्की के साथ सेवरे की संधि की गई। दरअसल पेरिस के शांति सम्मेलन में अलग अलग संधियों के जरिए शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया।
पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान मित्र राष्ट्रों ने उन बाधाओं और समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया जिससे दोबारा युद्ध जैसी विभीषिका ना झेलनी पड़े। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई। ऐसी व्यवस्था करना जिससे भविष्य में युद्ध की संभावना ना हो। इसके साथ ही विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। इसके साथ ही फ्रांस की सुरक्षा का सवाल भी शांति परिषद के सामने प्रमुख मुद्दा था। अपनी रक्षा के लिए फ्रांस चाहता था कि राइन नदी के पश्चिम के प्रदेश को जर्मनी से लगकर ऐसे राज्य के रूप में बदल दिया जाए जो राजनीतिक रूप से फ्रांस के प्रभाव में रहे। युद्ध खत्म हो गया, युद्ध में जर्मनी की हार हो गई, तो अब हार होने के बाद में क्या किया जाए? कुछ प्रादेशिक परिवर्तन किए जाएं अपने स्वार्थों को बचाने के लिए, भविष्य में अपने व्यापार को बचाने के लिए क्या किया जा सके। और फ्रांस का ये था कि हमें एक सुरक्षा मिले कि हमारे ऊपर दोबारा हमला ना हो सके जर्मनी की तरफ से। और फिर एक साथ में कहीं ये भी थी कि साहब कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि समस्याओं का सुलझाव कल को शांति से हो सके, युद्ध ना होना पड़े, और उसके लिए वो लीग ऑफ नेशंस जो है वो बनाई गई उस समय। इन मुद्दों के अलावा अनेक ऐसे मुद्दे थे जिनका पेरिस के शांति सम्मेलन में हल ढूंढने की कोशिश की गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने कई राष्ट्रों के इलाकों को जीतकर उन पर कब्जा जमा लिया। पेरिस सम्मेलन के दौरान वे राष्ट्र जर्मनी से अपने जीते इलाकों को वापस चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि उनकी राष्ट्रता बनी रहे। इसके साथ ही युद्ध के दौरान अफ्रीका और एशिया में अनेक जर्मन उपनिवेशकों पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था। उनके साथ क्या किया जाए, पेरिस सम्मेलन में ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसके अलावा पेरिस सम्मेलन में शामिल हुए देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जर्मनी दोबारा से इतना प्रभावशाली ना हो कि यूरोप की शांति को खत्म कर दे। इसके लिए वे जर्मनी की सामरिक और सैन्य शक्ति को कम करना चाहते थे। इसके साथ ही मित्र राष्ट्र युद्ध की क्षतिपूर्ति भी जर्मनी से कराना चाहते थे। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वर्साई की संधि को अंजाम दिया गया। करीब 4 महीने तक चले लंबे चर्चे के बाद आखिरकार 6 मई 1919 को संधि का अंतिम मसौदा तैयार हुआ और 7 मई 1919 को इसे जर्मनी के प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वर्साई की संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर पूरी दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती हुई और यही वजह थी जिसके कारण आगे चलकर जर्मनी में नाजीवाद और उसकी क्रूरताओं को पनपने की जमीन मिल गई। इस संधि के जरिए वैश्विक मानचित्र ढांचा और जर्मनी का नक्शा बदल गया। हम इस रिपोर्ट में जानेंगे कि वर्साई की संधि में क्या प्रावधान और व्यवस्था की गई थी जिसका असर जर्मनी को आने वाले कई सालों तक झेलना पड़ा। पेरिस के शांति सम्मेलन में अनेक संधियों और समझौतों के प्रारूप तैयार किए गए थे। इन सभी संधियों में जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण थी। 230 पन्नों में छपा हुआ ये संधि पत्र 15 भागों में विभाजित था और इसमें 439 धाराएं थीं। मित्र राष्ट्रों ने सबसे पहले जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार और अपराधी बताकर उसके प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में वर्साई संधि का मसौदा तैयार किया। मई 2019 में संधि का मसौदा जर्मन प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया और उन्हें धमकी दी गई कि अगर जर्मनी इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। पहले विश्व युद्ध में पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के माध्यम से उसके अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। वर्साई की संधि के तहत कई व्यवस्थाएं की गई, जिनमें प्रादेशिक व्यवस्थाएं, सैनिक व्यवस्थाएं और आर्थिक व्यवस्थाएं प्रमुख थीं। प्रादेशिक व्यवस्थाओं की बात करें तो जर्मनी को अल्सास लॉरेन के प्रांत फ्रांस को देने पड़े। नवनिर्मित राष्ट्र बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को जर्मनी ने मान्यता दी। जर्मनी को अपने उपनिवेशों पर सारे अधिकार मित्र राष्ट्रों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। इन उपनिवेशों को मित्र राष्ट्रों में बांट दिया गया। चीन के शांतोंग क्षेत्र में जर्मनी द्वारा सभी अधिकार जापान को सौंप दिया गया।
राइन नदी के बाएं तट पर और 50 किलोमीटर दाएं तट पर पूरी तरह निरस्त्रीकरण कर दिया गया ताकि इस क्षेत्र में जर्मनी किसी प्रकार की किलाबंदी न कर सके। पोलैंड का समुद्र तट से संबंध स्थापित करने के लिए जर्मनी को डेजिंग बंदरगाह राष्ट्र संघ के संरक्षण में छोड़ना पड़ा। जर्मनी का मेमल बंदरगाह लिथुआनिया को दे दिया गया। राइनलैंड प्रदेश में अगले 15 साल तक मित्र राष्ट्रों की सेनाएं रखने का फैसला किया गया। जर्मनी के सारे प्रदेश पर राजनीतिक सत्ता को जर्मनी की ही मानी गई, लेकिन उसकी शासन व्यवस्था राष्ट्र संघ के एक आयोग को सौंपी गई। सार घाटी दोहन के लिए फ्रांस को दे दी गई। उत्तरी श्लेस्विंग डेनमार्क को दे दिया गया। जर्मनी से बेल्जियम को मालमेरी, यूपेन और मार्सनेट मिले। जर्मनी ने पहले रूस से एक बड़ा भाग छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन वर्साई की संधि से इस बड़े हिस्से पर लात्विया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की स्थापना की गई। जर्मनी के ऊपर जर्मनी के खिलाफ वर्साई की संधि ला दी गई थी। जर्मनी इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर सकता था, उसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, उसकी अपनी सॉवरेंटी, संप्रभुता है वो भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वस्तुतः एक सॉवरेन सम्मानजनक देश की तरह लगता नहीं था कि जर्मनी का डेवलपमेंट हो पाएगा अगर वो कंडीशंस को माना गया। सैनिक व्यवस्था के तहत जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई। ये व्यवस्था की गई कि 12 साल तक जर्मनी की थल सेना 1 लाख से अधिक नहीं होगी। जर्मनी की ओर से युद्ध सामग्री के निर्माण और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मन नौसेना ने 15,000 अधिकतम सैनिक रखना निश्चित किया। कील नहर को अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया। जर्मन वायुसेना को भंग कर दिया गया। राइन क्षेत्र का असैन्यकरण कर दिया गया। जर्मनी को खाली युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेवार ठहराया गया और ये कहा गया कि क्योंकि जर्मनी युद्ध के लिए जिम्मेवार है तो इसलिए सब देशों को जर्मनी को हर्जाना भरना पड़ेगा। तो अरबों रुपए तो फ्रांस ने क्लेम किए, इंग्लैंड ने क्लेम किए, अमेरिका ने क्लेम किए। तो बेसिक तौर से जर्मनी को आर्थिक तौर से बिल्कुल जर्मनी को जो है खत्म करने का एक वो पूरा का पूरा प्रावधान किया गया इसके अंदर लेकर के। आर्थिक व्यवस्था के तहत पहले विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व जर्मनी पर थोपा गया। जर्मनी पर क्षतिपूर्ति के लिए $5 अरब मित्र राष्ट्रों को देने का बोझ डाला गया। उपनिवेशों में लगी जर्मनी की सारी पूंजी जब्त कर ली गई। जर्मनी को एक निश्चित मात्रा में फ्रांस, इटली और बेल्जियम को कोयले की आपूर्ति करने को कहा गया। जर्मनी के 1600 या इससे अधिक टन भार क्षमता वाले सभी व्यापारिक जहाज मित्र राष्ट्रों को सौंपे गए। उन्होंने जर्मनी को इतना नीचे दबा दिया कि जर्मनी के अंदर जो उसके बाद हालात हुए, जो आर्थिक स्थिति आई, जो मंदी आई, सारे उसके ऊपर जो रिएक्शन होना शुरू हुआ, तो उसमें वहां फिर जो नेतृत्व आता है कि वहां के उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए, तो उसमें वो हिटलर निकल करके आता है एक प्रजातांत्रिक तरीके से। इसके अलावा जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया और उस पर मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। जर्मनी की प्रमुख नदियों को अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। वर्साई की संधि के जरिए जर्मनी को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से पंगु राष्ट्र बना दिया गया। इस संधि से जर्मनी के कुल क्षेत्रफल का 8वां हिस्सा कम हो गया और 70 लाख जनसंख्या भी कम हो गई। उसके सारे उपनिवेश, 15% कृषि भूमि, 15% मवेशी और 10% कारखाने छीन लिए गए। वर्साई की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस कारण बाद में हिटलर और अन्य जर्मन लोगों ने इसे अपमानजनक माना। यही कारण था कि ये संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 20वीं सदी के दूसरे दशक में एक ऐसी जंग छिड़ी जिसने दुनिया का नक्शा, हुलिया और इतिहास सब कुछ बदल कर रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया। आइए नजर डालते हैं इस युद्ध से जुड़े कुछ प्रमुख घटनाक्रमों पर। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया। ये युद्ध दुनिया के 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच
जल, थल और आकाश में लड़ा गया। इस युद्ध की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि युद्ध के दौरान करीब 1 करोड़ लोगों की जान चली गई और इससे 2 गुने घायल हुए। बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मरे। 8 लाख सैनिक तो लापता हो गए। 4 साल से ज्यादा चले इस युद्ध में करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र और इससे हुई क्षति के व्यापक आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध का नाम दिया गया। 30 से ज्यादा देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। देशों के बीच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट था, और तीसरा ये कि एक नया 20वीं सदी में एक ग्लोबल डोमिनेशन का एक नया एजेंडा निकल के आता है। तो इन तीनों के परिणाम स्वरूप जो है एक नई कुछ ऐसी एक छोटी सी घटना होती है, वो फर्डिनांड का मर्डर कर दिया जाता है, और उसके बाद से एक बिल्कुल एक के बाद एक चेन इवेंट की तरह चीज़ें होती हैं। कोई देश इधर शामिल होता है, उसको उससे डर है, तो दूसरा उसका जो विरोधी है वो दूसरे खेमे में चला जाता है। तो धीरे धीरे दुनिया के, और ख़ासतौर से यूरोप के बहुत बड़े हिस्से जो हैं वो इस वॉर के या इस तरफ या उस तरफ में शामिल हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे तो दूसरी ओर धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान शामिल थे। अमेरिका इस युद्ध में साल 1917 में शामिल हुआ। धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य शामिल थे। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी और राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या बोस्निया की राजधानी सारायेवो में कर दी गई। ऑस्ट्रिया ने इसके लिए सर्बिया को दोषी ठहराया। इसका बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने ठीक 1 महीने बाद 28 जुलाई को सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। बाद में इस मसले को लेकर विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और अन्य देश भी धीरे धीरे दोनों गुटों में शामिल होते गए। ये प्रथम विश्व युद्ध से पहला एक मॉडर्न वॉरफेयर है। दूसरी उसकी विशेषता यह है कि ये एक पहली ऐसी लड़ाई है जो कि सिर्फ सिपाहियों द्वारा नहीं लड़ी जा रही है, जिसमें कि जनता की भी भागीदारी है। जनता, सिविलियन पॉपुलेशन, महिलाएं, सभी लोग अपने पैसे से ज़्यादा प्रोडक्शन करके लगातार। तो ये लड़ाई सिर्फ फ्रंट पे नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई समाज के भीतर में लड़ी जा रही है। पूरा का पूरा जैसे समाज लड़ रहा है। तो ये नेशनल वॉर्स हैं, मॉडर्न वॉरफेयर का ये एक फीचर है। और तीसरा इस युद्ध का ये फीचर है कि बहुत बड़े पैमाने पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ट्रेंच वॉरफेयर और बहुत सारी चीज़ें जो आज हम युद्ध के साथ एसोसिएट करते हैं, डिस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज वो शुरू हो जाती है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के खिलाफ 1 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा की। जर्मनी ने अपनी सेनाओं को लामबंद करना शुरू किया। हालांकि तत्काल जर्मन आक्रमण रूस पर नहीं बल्कि बेल्जियम और फ्रांस पर हुआ। फ्रांस सरकार ने खतरे को भांपते हुए पहले ही लामबंद का आदेश दे दिया था। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी की सेना 4 अगस्त को फ्रांस पर हमला बोलने के लिए बेल्जियम में घुस गई और उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध करने की घोषणा कर दी। अब धीरे धीरे युद्ध का विस्तार होने लगा। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 को शामिल हुआ। कई दूसरे देश जल्द ही युद्ध में शामिल हो गए। जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वो ब्रिटेन के साथ एक समझौते में शामिल हुआ। जापान का मुख्य लक्ष्य सुदूर पूर्व में जर्मनी के इलाकों पर कब्जा करना था। अब तक ब्रिटेन का पुराना सहयोगी पुर्तगाल भी युद्ध में शामिल हो गया। 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली को ऑस्ट्रिया और तुर्की के क्षेत्रों को देने का वादा किया था। बाद में रोमानिया और यूनान भी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ आ गए। बुल्गारिया ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया। बुल्गारिया को सर्बिया और यूनान के क्षेत्रों को देने का वादा किया गया था। तुर्की ने नवंबर में रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। दुनिया के दूसरे हिस्सों के कई दूसरे देश भी युद्ध में शामिल हुए। अमेरिका इस युद्ध में करीब 3 साल बाद शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट के जरिए इंग्लैंड के लूसीतानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद 6 अगस्त 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ।
लूसीतानिया जहाज पर मरने वाले 1153 लोगों में 128 लोग अमेरिकी थे। ग्रेट वॉर इसलिए भी थी कि बहुत सारे बाकी देश भी उसमें शामिल हो गए थे, जैसे कि भारत का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन भारत भी इस युद्ध में शामिल हो गया। लगभग 12 लाख के करीब लोग जो हैं हमारे यहाँ से लड़ने के लिए गए और बहुत सारा साहित्य लिखा गया उस पर। तो पहली बार भारतीय लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे इस तरह से किसी युद्ध में हिस्सा लिया। तो एक ट्रूली एक 20वीं शताब्दी का पहला और बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा ये युद्ध था। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी की जीत हुई, लेकिन बाद में हालात बदलने लगे। जर्मनी ने कई व्यापारी जहाजों को डुबाया। हालांकि बाद में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की ताकत के आगे जर्मनी कमजोर होता गया। जुलाई 1918 के बाद मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनी को कई जगहों पर परास्त किया। इसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया की गुजारिश पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब चलते चलते नजर डालते हैं उन हालात और कारणों पर जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। नमस्कार। प्रथम विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत बाल्कन क्षेत्र से हुई थी। आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिर वो कौन से हालात थे जिसकी वजह से दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध का दंश झेलना पड़ा। 20वीं सदी की शुरुआत में पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद की नीति चरम पर पहुंच गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के लिए साम्राज्यवाद से उपजे हालात को सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। यूरोप के सभी प्रमुख देश साम्राज्यवाद की इस दौड़ में शामिल हो गए थे। ब्रिटेन इसकी अगुवाई कर रहा था। दुनिया के कई देशों पर उसका आधिपत्य था। साम्राज्यवाद की ये आग एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों तक भी फैल चुकी थी। यूरोप के जितने भी देश थे वो चाहते थे कि अफ्रीका और एशिया में उनके उपनिवेश ज्यादा से ज्यादा फैलें। प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक है राष्ट्रवाद की भावना। खासकर बाल्कन देशों में उभरे राष्ट्रवाद ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए चिंगारी का काम किया। ऑटोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य के प्रभुत्व में रहने वाले बाल्कन देशों ने आजादी के लिए कोशिशें शुरू कर दी थीं। स्मारक में एक संतुलन बना के जर्मनी के अंदर रखा हुआ था 1870 में जर्मनी का एकीकरण करने के बाद से। लेकिन विलियम II ने, जो जर्मनी का राजा था, उसने जो नीतियां अपनाई थी, उन नीतियों की वजह से अंग्रेज और ये लोग काफी थ्रेटेंड फील करते थे। जैसे बिस्मार्क का ये मानना था कि मैं लैंड रैट हूं। वो नेवी का एक्सपेंशन नहीं कर रहा था, नौसेना का। विलियम II ने नेवी का एक्सपेंशन किया। बिस्मार्क ने उपनिवेश नहीं बनाए थे जर्मनी के। विलियम II ने उपनिवेश बनाने शुरू किए। गुप्त संधियों को भी प्रथम विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण माना जाता है। ये गुप्त संधियां यूरोप के देशों के बीच में शक्ति संतुलन के लिए होती थीं। इस तरह की पहली प्रमुख संधि 1882 में हुई। ये संधि ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, जर्मनी और इटली के बीच हुई थी, जबकि दूसरी प्रमुख संधि 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुई थी। 1907 में इस संधि में रूस भी जुड़ गया। गुप्त संधियों के जरिए अलग अलग देशों का गठबंधन बनने लगा। सैन्यीकरण और हथियारों की होड़ ने दुनिया को दो खेमों में बांटने का काम किया। ब्रिटेन और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति से तेजी से विकास का रास्ता साफ हुआ। इन देशों ने अपनी सैनिक शक्ति को चरम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। मशीन गन का आविष्कार भी इस समय हुआ था और पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में ही मशीन गनों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा बड़े बड़े जहाज बनाए गए जिन पर अत्याधुनिक किस्म की बंदूकें लगाई गई थी। इसी विश्व युद्ध में पहली बार ब्रिटेन ने टैंक का इस्तेमाल किया था। यूरोप ही नहीं, दुनिया भर में सैन्य शक्ति के विकास का एक नया दौर चल पड़ा था। बिस्मार्क ने 1871 में 39 छोटे छोटे जर्मन वासियों के राज्य को मिलाकर जर्मनी नाम के एक बड़े देश राज्य का गठन किया। फ्रांस को हराकर बिस्मार्क ने फ्रांस के ही प्रदेशों एल्सास और लोरेन पर जर्मनी का अधिकार स्थापित किया था। फ्रांस जर्मनी से अपनी इस पराजय का प्रतिरोध लेना चाहता था। 1882 में फ्रांस पर भय कायम करने के लिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और इटली से संधि की। इस संधि से जर्मनी की स्थिति काफी मजबूत हुई और फ्रांस को हर समय जर्मनी के आक्रमण का भय बना रहा। 1890 में बिस्मार्क के पतन के बाद वहां के सम्राट
विलियम कैसर द्वितीय ने जर्मनी को संसार की श्रेष्ठतम शक्ति बनाने की इच्छा पाली। उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना का उदय हुआ। जर्मनी के इस बढ़ते प्रभाव को कम करने और शक्ति संतुलन साधने के लिए ब्रिटेन ने रूस और फ्रांस से संधि की। जर्मनी का अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पूर्व की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। जर्मनी ने तुर्की से मित्रता की और वहां अपने प्रभाव का विस्तार किया। उसने बाल्कन प्रायद्वीप में ऑस्ट्रिया की नीति का समर्थन कर रूस की नीति का और बाल्कन राज्यों की राष्ट्रीयता की भावना का विरोध किया। बिस्मार्क ने कभी पूर्व की तरह नजर नहीं डाली थी। विलियम ने कहा वी मस्ट हैव ए पॉलिसी इन द ईस्ट। तो नतीजा ये था कि जब जर्मनी ने इन क्षेत्रों के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, चाहे वो सुदूर पूर्व रहा हो, चाहे मिडिल ईस्ट रहा हो, चाहे नौसैनिक शक्ति हो, तो उसका नतीजा ये था कि वो एक ऐसा वो बनना शुरू हो गया था कि प्रतिस्पर्धा अंग्रेजों को ये लग गई कि हमारी प्रतिस्पर्धा में अब एक यूरोपीय शक्ति आकर के खड़ी हो गई है। इन सब कारणों से जो हालात बने उससे दुनिया के तमाम देश 1914 के आते आते तक प्रथम विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े थे। बस अब एक चिंगारी की जरूरत थी। 1914 में सारायोवो में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या ने इस चिंगारी का काम किया। इस घटना को प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण भी कहा जाता है। जब नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, दुनिया के सामने तबाही और नुकसान का वो मंजर था जिसे अब तक कभी नहीं देखा गया। 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया। अमेरिका सुपर पावर बनकर उभरा। यूरोपीय महाद्वीप में प्रचलित एक तंत्र और राजतंत्र खत्म हो गया। जनवरी 1919 से जनवरी 1920 के बीच कई दौर में पेरिस में विजय देशों का सम्मान हुआ। इसमें पराजित देशों पर लागू की जाने वाली शांति की शर्तों को तैयार किया गया। इससे ही लीग ऑफ नेशंस के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। जर्मनी को 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इस संधि से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। दूसरे राज्यों पर जर्मनी के अधिकार करने पर पाबंदी लगा दी गई। उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। 1921 तक जर्मनी के मित्र राष्ट्रों को $5 अरब देने को कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।